नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अब गरीबों तक पहुंच रही है और उनका सशक्तिकरण कर रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल संवाद किया और 1,71,000 ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। श्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए उत्पादन से जुड़ा बोनस देने को भी स्वीकृति दी। देश के विभिन्न भागों में 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 92 करोड़ 17 लाख से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 98% हुई। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में की। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन के डेविड मैकमिलन को दिया जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला कल से क्वींसलैंड में और आईपीएल क्रिकेट में अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी। समाचार संध्या में मनोज के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें और हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि स्वामित्व योजना केवल कानूनी दस्तावेज प्रदान करने की योजना नहीं है, बल्कि ये आधुनिक प्रौद्योगिकी की मदद से देश के गांवों में विकास और विश्वास का नया मंत्र भी है। मध्य प्रदेश में आज 1,71,000 लाभार्थियों को वर्चुअल माध्यम से ई संपत्ति कार्ड वितरित करने के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ग्रामीणों को ये कार्ड मिलने से अनेक लाभ होंगे। आज एमपी के 3,000 गांवों के 1,70,000 से अधिक परिवारों को मिला प्रॉपर्टी कार्ड अधिकार अभिलेख उनकी समृद्धि का साधन बनेगा। ये लोग डिजी लॉकर के माध्यम से अपने मोबाइल पर अपना प्रॉपर्टी कार्ड डाउनलोड भी कर सकते हैं। जिस गति से मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा है, मेरा विश्वास है कि जल्द ही राज्य के सभी ग्रामीण परिवारों का अधिकार अभिलेख अवश्य मिल जाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पहले गांव के लोग संपत्ति रिकॉर्ड नहीं होने के कारण विकास के लिए अपनी जमीन का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाते थे। गांव की जमीन और मकानों पर अवैध कब्जे को लेकर विवाद और लड़ाई में लोगों की ऊर्जा, समय और पैसा भी बर्बाद होता था। श्री मोदी ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना से सभी को बड़ी ताकत मिलेगी। देश के गांवों को, गांव की प्रॉपर्टी को, जमीन और घर से जुड़े रिकॉर्ड्स को अनिश्चितता और अविश्वास से निकालना बहुत जरूरी है। इसलिए पीएम स्वामित्व योजना गांव के हमारे भाइयों और बहनों की बहुत बड़ी ताकत बनने जा रही है। और हम जानते हैं, जब किसी चीज पर आपका हक होता है तो कितनी शांति होती। जो आज गांव के लोगों के हाथ में ये जो ताकत आई है ना, ये उसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं। प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअल माध्यम से संवाद भी किया।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री के कार्यकाल के दौरान श्री मोदी द्वारा किए गए जन कल्याण और सुराज मॉडल ने गुजरात का कायाकल्प किया है और प्रधानमंत्री के रूप में इसी समर्पण के साथ उन्होंने भारत का कायाकल्प किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएम केयर्स फंड से स्थापित ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। वे कल उत्तराखंड के ऋषिकेश के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित समारोह में इन्हें देश को समर्पित करेंगे। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। पीएम केयर्स फंड से देश भर में कुल 1224 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए धनराशि मुहैया कराई जा चुकी है। इनमें से 1100 से अधिक संयंत्र कार्यशील हैं और इनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता प्रतिदिन 1750 मीट्रिक टन से अधिक है। देश के प्रत्येक जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र के अनुरक्षण के लिए 7000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है। संयंत्रों की निगरानी वेब नेटवर्क के जरिए की जाएगी। कल के समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया के अलावा उत्तराखंड के राज्यपाल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 वृहद समेकित वस्त्र और परिधान पार्कों की स्थापना को मंजूरी दी है। कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री की 5F की परिकल्पना से प्रेरित ये ऐतिहासिक निर्णय कपड़ा क्षेत्र को और सशक्त बनाएगा। प्रधानमंत्री मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल पार्क पीएम मित्र योजना आज कैबिनेट ने अप्रूव की है। 4,445 करोड़ रुपए अनुमानित व्यय है इसमें अगले 5 वर्षों में और 7 नए टेक्सटाइल पार्क पीएम मित्र के तहत देश में अलग अलग इलाकों पे प्रमोट किए जाएंगे, जिससे लगभग 7 लाख लोगों को तो डायरेक्ट और 14 लाख लोगों को इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट का साधन बने, ये हमारी कल्पना है। पीएम मित्र पार्क सार्वजनिक निजी भागीदारी से विकसित किए जाएंगे और इन पर केंद्र तथा राज्य सरकारों का स्वामित्व रहेगा। केंद्र और राज्य सरकार मिलकर इन्हें विकसित करने वाली एजेंसी का चयन करेंगे जो इनकी देखभाल के लिए भी जिम्मेदार होंगे। केंद्र सरकार प्रत्येक पीएम मित्र पार्क को उत्पादन के लिए प्रोत्साहन के तौर पर 300 करोड़ रुपए देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेलवे सुरक्षा बल और रेलवे सुरक्षा विशेष बल के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सभी अराजपत्रित रेल कर्मचारियों को वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए उत्पादकता से जुड़ा बोनस देने का फैसला किया है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद ये जानकारी दी। अति विषम आर्थिक परिस्थितियों के बावजूद भी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की नेतृत्व वाली कैबिनेट मीटिंग में ये निर्णय किया गया है कि इस साल भी 78 दिन की बोनस दिया जाएगा रेलवे के कर्मचारियों को और ये नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज के लिए होता है। 11,56,000 नॉन गैजेटेड एम्प्लॉयज इससे लाभान्वित होंगे और कुल मिलाकर 1,985 करोड़ रुपए इसके ऊपर व्यय होंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 92 करोड़ 17 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों के दौरान 59,48,000 से अधिक टीके लगाए गए। मंत्रालय ने बताया कि कल 24,770 रोगी स्वस्थ हुए। कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.94% पर पहुंच गई है। अब तक 3 करोड़ 31 लाख से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं।
कोविड के कल 18,833 नए रोगियों की पुष्टि हुई। वर्तमान में 2,46,000 लोगों का उपचार किया जा रहा है। संक्रमण की दैनिक दर 1.34% रह गई है। अब तक 57 करोड़ 68 लाख कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। केंद्र सरकार ने बताया कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 92 करोड़ 57 लाख निःशुल्क कोविड टीके उपलब्ध कराए गए हैं। मंत्रालय ने कहा कि 6 करोड़ 93 लाख टीके अब भी उनके पास हैं। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि सरकार देश के विभिन्न भागों में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवोन्मेष के 75 केंद्र यानी STI हब स्थापित करेगी। ये केंद्र विशेषकर अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए होंगे। ये इन वर्गों में वैज्ञानिक प्रतिभा को प्रोत्साहन देने के साथ साथ इनके सामाजिक और आर्थिक विकास में भी योगदान करेंगे। नई दिल्ली में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि पिछले 2 साल में ऐसे 20 STI हब बनाए जा चुके हैं जो अनुसूचित जाति और जनजाति के 20,000 प्रतिभावान छात्रों को सीधे तौर पर मदद करेंगे। डॉक्टर सिंह ने कहा कि ये निर्णय समाज के कमजोर वर्गों को ऊपर उठाने और उन्हें समाज में बराबरी का दर्जा दिलाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य के अनुरूप है। रसायन विज्ञान में जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन के डेविड मैकमिलन को वर्ष 2021 के नोबेल पुरस्कार के लिए चुना गया है। इन वैज्ञानिकों को अणु और उनके प्रतिबिंब अणु के निर्माण में अनुसंधान के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। इसका उपयोग नई दवाओं की खोज और ऐसे अणु बनाने के लिए किया गया है जो प्रकाश को ग्रहण कर सकते हैं। इन वैज्ञानिकों को 10 लाख स्वीडिश क्रोनर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अब गरीबों तक पहुंच रही है और उनका सशक्तिकरण कर रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया और 1,71,000 ई-संपत्ति कार्ड वितरित किए। श्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित PSAO संयंत्र कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक राशि की मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2020-2021 के लिए रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए उत्पादन से जुड़ा बोनस देने को भी स्वीकृति दी। देश के विभिन्न भागों में 75 विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार हब स्थापित किए जाएंगे। देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 92 करोड़ 17 लाख से अधिक डोज दी गई। स्वस्थ होने की दर 98% हुई। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में की। रसायन विज्ञान के नोबेल पुरस्कार के लिए 2 वैज्ञानिकों जर्मनी के बेंजामिन लिस्ट और ब्रिटेन के डेविड मैकमिलन को दिया जाएगा। महिला क्रिकेट में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की 2020 श्रृंखला कल से क्वींसलैंड में और IPL क्रिकेट में अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से जारी। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दी है। लगभग 2 वर्ष बाद आए इस संशोधन में रेटिंग एजेंसी ने कहा है कि मौजूदा आर्थिक सुधार के जारी रहने के बल पर उन्हें उम्मीद है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस वर्ष पूर्व महामारी वर्ष 2019-20 के स्तर को पार कर जाएगा। एजेंसी का अनुमान है कि चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद में 9.3% की वृद्धि होगी और अगले वित्त वर्ष में आर्थिक वृद्धि की दर 7.9% रहने की संभावना है। ये मोदी सरकार के सुधारों की बहुत बड़ी सराहना है। मूडीज ने कहा है कि भारत में आर्थिक सुधार जारी हैं और सभी क्षेत्रों में गतिविधियां बढ़ रही हैं तथा व्यापक हो रही हैं। एजेंसी को उम्मीद है कि मध्यम अवधि में भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि औसतन लगभग 6% होगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने मूडी के इस मूल्यांकन का स्वागत करते हुए कहा है कि वृद्धि दर उनके अनुमान से ज्यादा रहेगी।
मेरा ये मानना है कि आगे और भी इसमें सुधार हो सकता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में जो थोड़ी कठिनाई थी महामारी के पहले, उसके जो रिस्क हैं वो कम हो गए हैं और उसका जो नेगेटिव असर था वो एक्चुअली कम हो गया है। तो ये एक बहुत अहम कारण है। दूसरा अनुमान है कि 6% की वृद्धि दर आएगी मीडियम टर्म में, जो कि काफी कम अनुमान लगा रहे हैं, क्योंकि अभी जो रिफॉर्म्स हमने किए हैं उसके कारण जो पोटेंशियल ग्रोथ है वो बढ़नी चाहिए। कोयला मंत्रालय इस्तेमाल में नहीं आने वाली कोयला खानों को स्थायी रूप से बंद करने के नियमावली को अंतिम रूप दे रहा है। इसमें न्यायोचित हस्तांतरण के सिद्धांतों के आधार पर 3 मुख्य पहलुओं यानी संस्थागत प्रशासन, व्यक्ति और जन समुदाय के सरोकारों तथा पर्यावरण अनुकूल भूमि के पुनः इस्तेमाल पर बल दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में सहयोग लेने के लिए मंत्रालय विश्व बैंक से बातचीत कर रहा है। विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने आज नई दिल्ली में अमेरिका के विदेश उप मंत्री वेंडी शेरमन के साथ बातचीत की। उन्होंने दोनों देशों के बीच रणनीतिक भागीदारी पर विचार विमर्श किया। कोविड, सुरक्षा, रक्षा, आर्थिक, जलवायु परिवर्तन तथा स्वच्छ ऊर्जा के अलावा दोनों देशों के नागरिकों के बीच संपर्क के मुद्दे पर व्यापक चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया, जिसमें अफगानिस्तान में उभरते ताजा हालात और संयुक्त राष्ट्र में परिवर्तन के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने क्वाड के अंतर्गत सहयोग सहित मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के मुद्दे पर भी प्रतिबद्धता दोहराई। अमेरिका की विदेश उप मंत्री वेंडी शेरमन 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। कल से शारदीय नवरात्र शुरू हो रहा है। इसके लिए मंदिरों को सजाया गया। कल से राम लीलाओं का मंचन भी शुरू हो जाएगा। आज महालया है। ये पितृपक्ष की समाप्ति और दुर्गा पूजा उत्सव के प्रारंभ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। तीर्थयात्रियों की संख्या पर लगी सीमा हटाने के नैनीताल उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद उत्तराखंड सरकार ने 4 धाम यात्रा के बारे में नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है। नई व्यवस्था के अनुसार यात्रा शुरू करने से पहले स्थानीय लोगों को स्मार्ट सिटी पोर्टल पर पंजीकरण कराने की शर्त हटा दी गई है। केवल राज्य से बाहर के लोगों को पोर्टल पर पंजीकरण कराना होगा। श्रद्धालु कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लेने के 15 दिन बाद ही यात्रा शुरू कर सकेंगे। जिन्हें टीका नहीं लगा है उन्हें कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। आईपीएल क्रिकेट में इस समय अबू धाबी में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। बेंगलोर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। ताजा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 9 ओवर में 1 विकेट पर 67 रन बना लिए थे। बेंगलोर ने प्लेऑफ में अपनी जगह पहले ही सुरक्षित कर ली है। तालिका में 12 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर बेंगलोर तीसरे स्थान पर है। हैदराबाद 4 अंक के साथ तालिका में सबसे नीचे है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच महिला T20 क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच कल से ऑस्ट्रेलिया के करारा में खेला जाएगा। 3 मैचों की श्रृंखला का ये पहला मैच होगा। मैच भारतीय समय के अनुसार 2:10 से शुरू होगा। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ सोनू सूद। बम्बई शेयर बाजार का सेंसेक्स 555 अंकों की गिरावट से 59,190 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 176 अंक कम होकर 17,646 पर दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर की तुलना में 53 पैसे की गिरावट दर्ज करता हुआ 74 रुपये 98 पैसे के स्तर पर बंद हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मंदी के बावजूद मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में दिसंबर अनुबंध वाले सोने का मूल्य 140 रुपये बढ़कर 46,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर था। लेकिन दिसंबर अनुबंध वाली चांदी 240 रुपये की गिरावट से 60,750 रुपये प्रति किलो पर थी। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दिन के कारोबार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $81.80 प्रति बैरल के आसपास रही।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी समाचार अपनी श्रृंखला वीर गाथा में प्रत्येक बृहस्पतिवार परिक्रमा कार्यक्रम में शाम 4:45 पर प्रमुख क्रांतिकारियों की प्रेरक कहानी प्रस्तुत करता है। आजादी के अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार के कार्यक्रम परिक्रमा में गुरुवार को शाम 4:45 पर सुनिए देश की आजादी की लड़ाई में अपना अमूल्य योगदान देने वाले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही की वीर गाथा। आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है और आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इसी संघर्ष की झलक। 6 अक्टूबर की तारीख स्वाधीनता आंदोलन के इतिहास में बेहद महत्वपूर्ण है। आज के दिन 3 सेनानियों ने अंतिम सांस ली थी। ये तीनों सेनानी हैं परमशिवन सुब्बरायन, बाबा साहब भोसले और भोजराम कोलिता। परमशिवन सुब्बरायन न सिर्फ स्वाधीनता आंदोलन के सेनानी थे बल्कि राजनयिक और मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री भी रहे। शिवन का जन्म 11 सितंबर 1889 को तमिलनाडु में हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज मद्रास से स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। बाद में सुब्बरायन ने लंदन यूनिवर्सिटी से LLB और डबलिन के ट्रिनिटी कॉलेज से LLD की डिग्री हासिल की। सुब्बरायन ने मद्रास उच्च न्यायालय में वकालत भी की। उन्होंने जस्टिस पार्टी के सदस्य के रूप में अपना राजनैतिक जीवन शुरू किया। बाद में उन्होंने वो पार्टी छोड़ दी और स्वराज्य पार्टी के समर्थन से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर विजयी हुए। 1922 में सुब्बरायन मद्रास विधान परिषद के लिए मनोनीत किए गए। वे 1926 से 1930 तक मद्रास प्रेसिडेंसी के मुख्यमंत्री रहे। सन 1933 में वो इंडियन नेशनल कांग्रेस में शामिल हो गए। 1937 में जब मद्रास प्रेसिडेंसी की सत्ता कांग्रेस के हाथ आई तो मुख्यमंत्री C राजगोपालाचारी की सरकार में सुब्बरायन को कानून मंत्री बनाया गया। सुब्बरायन भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल भी गए। संविधान सभा के लिए वे मद्रास विधानसभा से चुने गए, जहां उन्होंने वयस्क मताधिकार, लोक सेवा, विधि के शासन और राजभाषा से जुड़ी बहसों में हिस्सेदारी की। 1949 से 1951 तक सुब्बरायन इंडोनेशिया में स्वतंत्र भारत के पहले राजदूत रहे। वो 1954 से 1957 तक राज्यसभा के सदस्य भी रहे। सुब्बरायन 1957 में तिरुचनगोड़ से लोकसभा के लिए निर्वाचित हुए। फिर 1962 में लोकसभा के लिए पुनः निर्वाचित हुए, लेकिन उन्हें महाराष्ट्र का राज्यपाल बना दिया गया। 6 अक्टूबर 1962 को सुब्बरायन का निधन हो गया। 1989 में उनकी जन्मशती के दौरान भारतीय डाक विभाग ने उनके सम्मान में डाक टिकट जारी किया। आज स्वाधीनता सेनानी बाबा साहब भोसले की पुण्यतिथि है। उन्होंने 1939 में पढ़ाई करते समय ही तब के प्रसिद्ध सत्याग्रह आंदोलन में भाग लिया था। वो 1941 से 1942 तक करीब 1.5 साल जेल में रहे। उनका जन्म 15 जनवरी 1921 को पश्चिमी महाराष्ट्र के सातारा में हुआ था। वे कानून में स्नातक थे। उन्होंने 1951 में कानून की शिक्षा पूरी करने के बाद 10 वर्ष तक सातारा में वकालत की। 1980 में भोसले महाराष्ट्र विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए और बाद में उन्होंने
कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों का जिम्मा संभाला। वो 1982 से 1983 तक महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे। तब उनके मंत्रिमंडल में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल भी शामिल थीं। उन्होंने बालिकाओं के लिए 10वीं तक मुफ्त शिक्षा देने की शुरुआत की। उनकी ही कोशिशों से बम्बई उच्च न्यायालय की औरंगाबाद पीठ शुरू हुई। उन्होंने ही विदर्भ में गढ़चिरौली को नया जिला बनाया। भोंसले स्वाधीनता सेनानियों के लिए कल्याण कार्य शुरू करने में भी आगे रहे। इतना ही नहीं, उन्होंने सेनानियों के लिए पेंशन योजना शुरू की। आज ही के दिन सन 1942 में स्वाधीनता सेनानी भोजोराम कोलिता ने मातृभूमि के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया था। उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था। 21 सितंबर 1942 को वे तेजपुर में एक जुलूस में शामिल हुए, जो ढेकियाजुली गोलीबारी में शहीद लोगों की याद में आयोजित किया गया था। जब जुलूस चर्च परिसर में पहुंचा तो बंदूकों और लाठियों से लैस पुलिस ने लोगों को चारों तरफ से घेर लिया। पुलिस ने लोगों को सभा करने से रोका और निर्धारित मार्ग से तितर बितर होने के लिए 10 मिनट का वक्त दिया। भीड़ अभी बाहर जाने ही लगी थी कि पुलिस ने उस पर जबरदस्त लाठी चार्ज कर दिया, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आईं और इस घटना में 65 वर्ष के भोजोराम कोलिता बुरी तरह से घायल हो गए। 15 दिन बाद 6 अक्टूबर 1942 को उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इस कड़ी में आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ। आकाशवाणी समाचार सुनते रहें और आजादी के अमृत महोत्सव में हमारे साथ शामिल रहें। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव के पावन अवसर पर आकाशवाणी समाचार लेकर आया है अमृत महोत्सव क्विज। आप भी इस क्विज का हिस्सा बन सकते हैं। हमारे समाचार बुलेटिनों में पूछे गए स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े प्रश्नों का जवाब देकर आपसे ये सवाल प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे प्रसारित होने वाले बुलेटिन समाचार प्रभात में पूछे जाएंगे। श्रोता ईमेल अमृत महोत्सव quiz@prasarabharati.gov.in पर अपने जवाब भेज सकते हैं। आप अपने जवाब व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भी भेज सकते हैं। विजेता का चुनाव सही जवाबों में से लकी ड्रॉ के माध्यम से होगा और इसकी घोषणा अगले दिन इसी बुलेटिन में की जाएगी। विजेता को प्रमाण पत्र के साथ एक उपहार भी दिया जाएगा। साथ ही विजेता का नाम हमारे ट्विटर हैंडल पर भी फ्लैश होगा। तो आइए मनाएं आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव आकाशवाणी समाचार के साथ। और अब एक नजर कल के मौसम पूर्वानुमान पर। सबसे पहले देश के 4 महानगरों के मौसम का हाल। दिल्ली में रहेगा आसमान साफ और मुंबई, चेन्नई तथा कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। कोलकाता में मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें भी पड़ सकती हैं और उत्तर भारत में श्रीनगर, जम्मू, लेह और गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ बना रहेगा। समाचार कक्ष से मुनीश शर्मा, कृष्णात्रे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री ने कहा, सरकार अब गरीबों तक पहुंच रही है और उनका सशक्तिकरण कर रही है। स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से उन्होंने वर्चुअल संवाद किया और 1,71,000 ई संपत्ति कार्ड वितरित किए। श्री नरेंद्र मोदी पीएम केयर्स फंड से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थापित पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र कल राष्ट्र को समर्पित करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 7 मेगा टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना के लिए 4,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि को मंजूरी दी। वित्त वर्ष 2020-21 के रेलवे के 11 लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए उत्पादन से जुड़ा बोनस देने को भी स्वीकृति दी गई। देश के विभिन्न भागों में 75 विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार केंद्र स्थापित किए जाएंगे। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2 वैज्ञानिकों को दिया जाएगा।
इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।